नमस्कार, सरोकार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और आज का ये सरोकार का एपिसोड बेहद ख़ास है। आज हम मौजूद हैं असम की राजधानी गुवाहाटी में और यहाँ हम चर्चा करना चाहते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कि यहाँ पर किस तरह की संभावनाएं हैं, यहाँ पर विकास की किस तरह की चुनौतियाँ हैं, किस तरह से यहाँ पर एडवांटेज है क्योंकि जंगल का एक बड़ा कवर है, क्या खासियतें हैं यहाँ के राज्य की और किस तरह की नीतियाँ यहाँ पर अभी तक रही हैं सरकारों की और अब किस तरह के नीतिगत फैसले हो रहे हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जो बात हो रही है उससे किस तरह का फ़ायदा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हो सकता है। सरोकार में अपने कई खास मेहमानों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आइए इस इलाके के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह की संभावनाएं, किस तरह की चुनौतियां, किस तरह की समस्याएं इस इलाके में मौजूद हैं और उनके क्या समाधान हो सकते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र के आधिकारिक नाम से पहचाने जाने वाले पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा है। इस क्षेत्र की म्यांमार, तिब्बत, बांग्लादेश और भूटान के साथ करीब 4,500 किलोमीटर की सीमा लगती है। पूर्वोत्तर भारत की कई खासियतें हैं। यहाँ जितनी विविधता मिलती है शायद देश के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। यहाँ कई संस्कृतियाँ, आदिवासी समूह और उनके परंपरागत नियम कायदे, अलग अलग बोली भाषा और खान पान है। कुदरती सुंदरता पूर्वोत्तर में चार चांद लगाती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इस क्षेत्र को अपने हाथों से सजाया है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं पैदा करता है। इनमें वाइल्ड लाइफ, धार्मिक, सांस्कृतिक और इको टूरिज्म जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक गैस और तरह तरह के खनिजों का प्रचुर भंडार भी है। यहाँ की उपजाऊ पहाड़ी ढलानों पर चाय से लेकर कई तरह की खेती होती है। यहाँ वन संपदा भी असीम है। पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए भारत सरकार का एक अलग मंत्रालय है। उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग मंत्रालयों ने खर्च में भी लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2017-18 में केंद्र की तरफ से 40,971 करोड़ रुपए दिए गए। पूर्वोत्तर भारत में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 2014 से 2017 के बीच 5,316 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस क्षेत्र में 11 हवाई अड्डे हैं। कई नए हवाई अड्डे भी प्रस्तावित हैं। बराक नदी में जल यातायात बढ़ाने का काम चल रहा है। बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1,290 करोड़ रुपए राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए दिए गए हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई चुनौतियां भी हैं। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण आसान नहीं है। इसके अलावा हिंसा और सुरक्षा के सवालों ने पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में एक नकारात्मक धारणा बनाई है। राजनीतिक अस्थिरता और सुशासन भी यहाँ बड़ी चुनौती है। पूर्वोत्तर राज्य बहुत ही खूबसूरत इलाका है भारत का और यहाँ पर कई तरह की संभावनाएं हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। जहाँ तक रोजगार पैदा करने का सवाल है या इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है या फिर व्यापार का सवाल है। और लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में हृदय जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। तो किस तरह की संभावनाएं यहाँ पर हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के किस तरह के समाधान हो सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं। मेरी दाईं तरफ से अगर आप देखेंगे तो रमन डेका साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद हैं, लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके साथ ही रिपुन बोरा साहब खड़े हुए हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, नॉर्थ ईस्ट के मामलों के जानकार हैं। और मेरी
बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो रविशंकर रवि खड़े हुए हैं, दैनिक पूर्वोदय के ये एडिटर हैं और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उन पर इनकी एक किताब अभी हाल में आई है और तो लगातार ये इनकी नज़र रहती है यहाँ के मामलों पर। और उनके साथ ही खड़े हुए हैं प्रोफेसर राजीव हांडिक जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और लगातार नॉर्थ ईस्ट से जुड़े मामलों पर अखबारों में, पत्रिकाओं में और सेमिनारों में बोलते और लिखते रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ के कई लोग बैठे हैं जो यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज के हमारे कार्यक्रम में। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम की शुरुआत हम आप ही लोगों के साथ करना चाहेंगे। आप में से जो भी शुरुआत करना चाहे कि पूर्वोत्तर राज्य जो हैं भारत के, उनमें कई तरह की संभावनाएं, अगर असम की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल गैस के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है भी और उसकी बहुत संभावनाएं हैं, और जो आसियान कंट्री जिनको कहा जाता है उनके साथ व्यापार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या आपका नॉर्थ ईस्ट के बारे में मानना है कि किस तरह की संभावनाएं यहाँ पर हैं, क्या किए जाने की ज़रूरत है और अभी तक जो किया गया है वो कितना काफ़ी है या ना काफ़ी है? आप में से जो भी शुरू करना चाहें, अपना नाम मुझे प्लीज बता दीजिए। विकास सिंह। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी एक्ट ईस्ट की बात कर रहे हैं। 10 देशों आसियान के प्रतिनिधि अभी हमारे रिपब्लिक डे में आए थे और पहले गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट हुआ। एक्ट ईस्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसको हम लोग आसाम में जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस हाईवे टू आसियान, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है कि नहीं। और दूसरा है कि हम अक्सर सुनते हैं, आज 3.5 साल में हमने सुना कि 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आ रही है, लेकिन ज़मीनी तौर पे उसका कितना फ़ायदा अभी तक हुआ है या उसका कोई मैकेनिज़्म है जो कि उसको ट्रस्ट कर रहा है, ये बात पे जरा प्रकाश। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि ज़मीन पर ये योजनाएं कैसे उतरेंगी, ये आपका सवाल है, उसकी क्या योजना है सरकार के पास? आप माइक इधर दे दीजिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, अपना नाम बता दीजिएगा मुझे। मैं हूँ प्रोफेसर अखिल रंजन दत्त। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। मेरा मानना है, हम जब विकास के बारे में बोलते हैं, उन्नयन के बारे में बोलते हैं, इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमको ध्यान रखना चाहिए उसमें। अब देखिए, अगर यहाँ हर वक्त पॉलिटिकल टेंशन रहते हैं, राजनीतिक उत्तेजना रहते हैं, तो विकास वो आगे नहीं चलते हैं, उसका रुकावट आते हैं। तो हम जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते हैं, आज बहुत सारा इशू है जिसमें सरकार जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है और लोगों के, ये जनता और सरकार के बीच में बहुत बड़ा वॉल बना हुआ है, प्राचीर बना हुआ है। तो इसमें हमको ध्यान देना चाहिए। मैं 3 ही इशू बोलूँगा। एक तो है वो सिटीजनशिप इशू जो अभी है, वो जो नागरिकत्व संशोधनी बिल जो आया हुआ है, इसका पूरा यहाँ पे विरोध हो रहा है, सरकार लेकिन नहीं चुन रहा है। तो इसके बजाय से हम डेवलपमेंट के बारे में जितना बोलना चाहिए, होना चाहिए, लोगों का जितना ट्रस्ट होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। एक नंबर 1। तो 2 नंबर वो एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक पंजी, तो लोगों को लग रहा था वो 31 दिसंबर तक हो जाएगा, लेकिन सरकार ये करना नहीं चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है, सरकार ये करना नहीं चाहता है, इसीलिए यहाँ पे और टेंशन हो रहा है। नंबर 3 जो इशू है, ये जो नोगा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जो NACN और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुआ, तो लोगों को पता नहीं है इसमें क्या है। अभी 2 साल हो गया, लेकिन लोगों को पता नहीं है। इसी के बजाय से अभी दिमापुर में, दिमा हसाओ में इतना उत्तेजना है, सरकार कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरा मानना है, अगर हम डेवलपमेंट के बारे में, ये तो एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा और जो एडवांटेज असम का प्रोग्राम है ये भी हो जाएगा, लेकिन हर वक्त अगर या टेंशन रहते हैं तो इसका क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, लोग शांति में नहीं रहेगा और लोग हर वक्त, अभी हमारा नेशनल हाईवे में आ रहा है, लोग उसका ब्लॉकेट कर रहा है, कल तो एक्सप्रेस हाईवे में यह होगा, ब्लॉकेट होगा, प्रॉब्लम होगा। तो हमको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो क्या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको ये करना चाहिए जो पॉलिटिकल टेंशन है इसमें, और जिस इश्यू से ये पॉलिटिकल टेंशन है, इसको जल्दी ही उसका समाधान चाहिए हमको। मेरा मानना है, हम जब डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं, जो विकास के बारे में, यहाँ से शुरू होना चाहिए। जी, और इधर आप कोई बात करना चाहता है? मैं नेवा प्रसाद यादव हूँ जी। प्रोफेसर दत्ता जी सर से बोल रहे हैं। मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगा कि हमारे बीच कुछ नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स हैं कुछ मसलों को लेकर। जैसे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजनशिप एक्ट की बात कर रही है कि सिटीजनशिप देंगे माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स हो, बंगालीज हो,
हिंदूज हो, जो माइनॉरिटीज है, हिंदू बंगालीज को सिटीजनशिप देंगे, उसका बेस ईयर क्या होगा? जी 1971 में असम एकॉर्ड में 1971 को बेस ईयर माना गया था। उससे पहले 1971 से पहले जो विदेशी आए हुए थे, जो फॉरेनर्स आए हुए थे, उसको विदेशी मानते हैं, तो 71 के बाद से आने वाले के क्या कहेंगे हम उसको? उससे सबसे बड़ी बात है कि असम पहले से ही विदेशियों से के मामले से जकड़ चुका है। अब जब 1971 के बाद अगर हम उसको सिटीजनशिप देंगे तो हमारे असम पे, नॉर्थ ईस्ट पे जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो आके वैसे फॉरेनर्स हैं, सारे का सारे बर्डन क्या हम नॉर्थ ईस्ट को ही ढोना पड़ेगा या बाकी स्टेट को भी देना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे उस पर? चलिए, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास, फिर आप लोगों को मौका देंगे, लेकिन रमन डेका साहब, आपके साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। कई बहुत महत्वपूर्ण सवाल आए हैं। जैसे सबसे पहला सवाल ये है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि आसियान देशों के साथ व्यापार के रास्ते खुलेंगे, लेकिन उसके लिए योजना क्या है, ग्राउंड पर क्या तैयारी है सरकार की? पहला सवाल, फिर और बाकी सवाल लेंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है। एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या नरेंद्र मोदी जी का जो एनडीए सरकार है, अभी इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में असम में और नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। एक तो सड़क, आप देखिए सड़क ठीक कर रहे हैं। अमेरिका इज रिच बिकॉज देयर रोड्स आर गुड, इट इज़ नॉट। रोड्स आर गुड, दैट्स वाई अमेरिका इज रिच। जो अगर हमारा स्टेट में कनेक्टिविटी नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, नहीं आ सकता है। अब कुछ दशक पे बैक चला जाइए, उस समय बोलता था इंडस्ट्री नहीं है इसलिए रेल को ब्रॉडगेज नहीं करेगा। इंडस्ट्री बोलेगा ब्रॉडगेज नहीं है हम लोग इसलिए इंडस्ट्री नहीं करेगा। तो पहले कनेक्टिविटी सही है। आज जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी बढ़ रहा है। नंबर 1, त्रिपुरा से जो कनेक्टिविटी, रेल लाइन का अभी कनेक्टिविटी हो जाएगा, तो जो हमारा बराक वैली है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, वेस्ट बंगाल से कनेक्टिविटी आएगी। एशियन कंट्री से वाटरवेज होगा, हमारा यहाँ वाटरवेज होगा। 54 जो एरोड्रोम अभी नया बना रहा है, इसमें असम में भी हमारा यहाँ एरोड्रोम को डेवलप किया है। ईटानगर में एयरपोर्ट आएगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक दिन पे नहीं होगा ना। यू कैन बिल्ड एन इंजीनियर विद इन अ डे। उसको इंजीनियर बनाने के लिए 5 साल चाहिए। और यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी एनआरसी का बारे में बोला है, एनआरसी का ये बहुत पॉलिटिकल इशू है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। एनआरसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में असम में क्या सक्सेसिव गवर्नमेंट आया, एनआरसी को क्यों प्रिजर्व नहीं किया? एनआरसी को प्रिजर्व नहीं किया। फिर 91 में टीएन सेशन बोला जो सब लोगों को वोटर आइडेंटिटी कार्ड देना चाहिए। 91 पे अगर वोटर आइडेंटिटी कार्ड देता, आज एक डॉक्यूमेंट होता क्या नहीं? 28 साल में फॉरेनर्स नहीं घुसता था। 91 में ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी जो एनआरसी आगे बढ़ा, ये एनआरसी उसके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में उसको आगे बढ़ रहा है और वो कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ असम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू फाइनलाइज दिस बाय दिसंबर। और दूसरा बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये असम के लिए नहीं है। ये बहुत बार हम बोल चुका है, ये एक्ट फॉर ऑल इंडिया। आईएमडीटी एक्ट असम के लिए था ना, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये एक सारा देश के लिए है। और एक बात है, ये 1971 तक हम लोग लेंगे। 1971 का बाद एकदम खुल्ला हम बोलता, we are not committed to Pakistani original Muslims, but we are committed to Hindu. Nation has divided in two nations theory. Nehru has committed in parliament that we will give the safeguard those people who are persecuted in then Pakistan and other countries, neighboring countries.
They have got their state. Is Pakistan that time? Now Bangladesh and Pakistan. Why? Muslims are coming and further. Balance must be there. We are not going to have a Muslim majority state. That is very clear. जी रिपन बोरा साहब आपके पास आना चाहूँगा। जो प्रोफेसर ने यहाँ से सवाल उठाया कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है या इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इंडस्ट्री का सवाल है, जाहिर है ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसके लिए पीस बहुत ज़रूरी है, शांति बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा जैसे जो नागा अकॉर्ड का मामला है, नागालैंड में जिस तरह का अभी राजनीतिक उत्तेजना देखने के लिए मिल रहा है या चुनावों का विरोध देखने के लिए मिल रहा है, इस तरह के मणिपुर में कई बार हम इकोनॉमिक ब्लॉकेट देखते हैं, महीनों तक वहाँ पर सप्लाई नहीं जा पाती है। तो इंसर्जेंसी और इस तरह के राजनीतिक आंदोलन लगातार पूर्वोत्तर भारत के लिए बड़ी चुनौती रही है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं, और अभी तक इतने बरसों बाद भी क्यों इस बात का कोई हल नहीं निकाला जा सका है? क्यों इत्मीनान पूर्वोत्तर के लोगों को नहीं मिला है कि उनकी पहचान का सवाल है या उनके जो स्टेट के सवाल हैं वो अभी तक क्यों सॉल्व नहीं हुए, और क्या रास्ता है आगे का? जो प्रोफेसर डॉक्टर ने जो बोला और हमारा कॉलीग मिस्टर डेका ने जो बोला, उसके ऊपर मेरा भावना मैं प्रकट करता हूँ। और आपने जो बोला इसमें दो बात है। एक बात तो ये बिल्कुल सही है जे डेवलपमेंट होने के लिए साथ साथ पीस भी चाहिए, नॉर्मलसी भी चाहिए। अभी ये जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का सवाल आपने उठाया, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का आप देखिए, सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बोलने से नहीं होगा। अभी यहाँ में जो हुआ तो बहुत करोड़ रुपीस खर्चा हुआ, लेकिन उसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आसाम में कैसे होगा? जो आसाम गवर्नमेंट का कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है नहीं, तो पहले तो आपको रोड मैप होना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट ने यूपी इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, उसका म्याद 2017 तक था। उसके बाद फिर रिन्यू करने का बात था, लेकिन जैसे मोदी गवर्नमेंट आया 2014 में, ये इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी ये रद्द कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। एक ये बात है। दूसरा बात है जे जो गवर्नमेंट ने अभी जो फॉरेन से इन्वेस्टर आ रहा है, यहाँ कैसे आएगा? यहाँ में अपना स्टेट का जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे नहीं पाया है। लेकिन अगर आप आसाम की बात से, ये बिल्कुल बड़ा राज्य है पूर्वोत्तर राज्यों का, लेकिन अगर आप ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के बारे में, यस मैं आऊँगा ना। ये देखिए, ये तो सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है, सिर्फ आसाम का बात बोलने से नहीं होगा। तो मैं ये रेफरेंस में लाना चाहता हूँ। अभी मैं ये कहता हूँ जे ये जो कनेक्टिविटी मेन है, जैसे डेका साहब ने बोला है, मैं उनके साथ सहमत हूँ। लेकिन कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आसाम में देखिए गवर्नमेंट का सिंसियरिटी होना चाहिए। जो हमारा जो कांग्रेस गवर्नमेंट जब था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्राइम मिनिस्टर जब था 2008 में, उन्होंने असम का नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये जो मिशन, ये नॉर्थ ईस्ट विजन डॉक्यूमेंट मिशन 2020, अच्छा देखिए, वो जो 2020 लिया था, उसमें लगभग 24 प्रोजेक्ट था। अच्छा, उसमें से जो प्रोजेक्ट है हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह का कांग्रेस का टाइम में शुरू हो गया, अभी उसका कंप्लीट हो गया। जैसे धौला सदिया का ब्रिज, जैसे गैस क्रैकर का प्रोजेक्ट है, जैसे आपका ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे जी आपने शायद राज्यसभा में भी सवाल उठाया था विजन 2020 से जुड़ा हुआ, लेकिन आप क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं और आमतौर पर ये माना जाता है कि राज्यसभा सांसद सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं आता, स्टेट असेंबली से चुन के जाता है और आप पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने बिल्कुल सही मसले उठाए आसाम से जुड़े हुए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप ये बात मानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन रास्ते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, नदियां हैं। अब जैसे आसाम में ब्रह्मपुत्रा वरदान है, लेकिन बाढ़ भी आती है, तो जो चैलेंजेस भी बहुत बड़े बड़े हैं। नहीं, मैं इसमें यही बोलना चाहता हूँ। मैं आपको इंटरफेयर हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ जो
नॉर्थ ईस्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें कनेक्टिविटी, मैं सिर्फ असम का ये प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन सारे नॉर्थ ईस्ट के लिए 5 एयरपोर्ट का प्रावधान किया था। टोटल 24 प्रोजेक्ट का बात बोला था। असम के लिए जो प्रोजेक्ट है वो हो गया, लेकिन बाकी अभी देखिए ये यूपीए, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का अभी 4 साल होने वाला है। अभी ये 4 साल में ये जो विजन डॉक्यूमेंट के लिए ये अभी 4 बजट हो गया, एक पैसा भी बजट में प्रावधान नहीं किया है। अभी उस दिन देखिए जो जेटली साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट दाखिल किया उसमें 30 नया एयरपोर्ट का बात बोला सारा देश में, और उनमें से हमारा असम नॉर्थ ईस्ट में 5 एयरपोर्ट है, एक सिक्किम में है, एक अरुणाचल का होलेंगी, टुएनसांग और मिजोरम में है। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट में उस टाइम बनाया गया है 2008 से, लेकिन 2014 तक अभी 3-4 साल हो गया, गवर्नमेंट ने ये विजन डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ पैसा प्रावधान बजट में नहीं किया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब सिंसियरिटी नहीं होगा, जब सिंसियरिटी नहीं होगा तब कैसे नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये तो बोलने के लिए होगा, इसको तो करके आप दिखाने होगा, आपका सिंसियरिटी दिखाने होगा। सिंसियरिटी तो दिखाया नहीं है अभी। और दूसरा बात भी आएगा जी, मैं आऊँगा आपके पास, और भी कई सारे मसले हैं जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए जिन पर आपसे बात करेंगे। लेकिन रविशंकर जी, आपका लंबा अनुभव है नॉर्थ ईस्ट को पे, आप लिखते रहे हैं और यहाँ की संस्कृति को भी समझते हैं, यहाँ की समस्याओं को भी समझते हैं। अभी आपने हमारे यहाँ से जो मेहमानों ने सवाल उठाए आपने वो सुने, हमारे दोनों राजनीतिक मेहमानों को भी सुना। जो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, केंद्र सरकार उस पर काफ़ी फोकस कर रही है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल है कि यहाँ पर जो कई बड़े सवाल हैं, एक तो शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट को हमेशा एक तरह से सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाता है कि वहाँ पर कई तरह के इंसर्जेंट ग्रुप हैं, कई तरह के एथनिक क्लैशेस होते रहते हैं, आंदोलन अलग अलग मुद्दों पर होते रहते हैं, राज्यों के बीच भी कई बार हमको देखने के लिए मिलता है कि मतभेद होते हैं कई मुद्दों को लेकर। तो कितना आसान है नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास करना, और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के का हृदय जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, इसको कितना आसान या मुश्किल आप समझते हैं? देखिए, ये तो एक बहुत अच्छी पहल हुई है। जहाँ तक एक्ट नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें या एक्ट ईस्ट की बात करें, क्योंकि कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर के विकास में एक बड़ी समस्या रही है, इसमें दो राय नहीं है। और उस दिशा में पिछले कुछ वर्षों से तेज़ी आई है कनेक्टिविटी का जहाँ तक मामला है। लेकिन जो एक बहुत ही संवेदनशील सवाल आया कि पॉलिटिकल अस्थिरता का, पॉलिटिकल तनाव का माहौल, जी, हमें पूर्वोत्तर का विकास करना है और इसके लिए इसमें दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी पहल की है। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर का विकास चाहते हैं तो इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो स्थानीय समूह हैं, जो स्थानीय जनजातियाँ हैं, उनको भी विश्वास में लेना होगा। देखिए, सब कुछ दिख रहा है, चारों तरफ बहुत शांति है, लॉ एंड ऑर्डर आज के दिन में बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अगर उग्रवाद लगभग थम चुका है, अधिकार बड़े उग्रवादी संगठन वार्ता संवाद कर रहे हैं, ये सारी स्थितियां ठीक है। बावजूद उसके देखिए क्या स्थिति होती है कि एक अफवाह फैलती है और डीमा हसाओं में 2 लोग मर जाते हैं। सिर्फ एक अफवाह है वो, क्योंकि जिस नागा फ्रेमवर्क की बात हो रही है वो कहीं अभी कागज पर बना ही नहीं है। वो तो एक बातचीत के लिए एक रेखा तय की गई है कि हम इसके बीच में बात करेंगे, उनकी मांग है और केंद्र सरकार की अपनी स्थिति है। अभी तो वो कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एक र्यूमर फैला कि दीमा हसाओ नागालैंड में चला जाएगा और उस सवाल पर वहाँ कितनी बड़ी हिंसा फैल गई। लोगों की इस मन स्थिति को समझनी होगी और केंद्र और राज्य सरकार को उतनी ही संवेदना दिखाते हुए, सावधानी बरतते हुए, संवाद स्थापित करते हुए, स्थानीय समूहों को अपने साथ लेते हुए जब विकास की बात करेंगे तब वो उस विकास को स्वीकार भी करेंगे। और मुझे लगता है कि तब जो विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई है उसमें गति आएगी और काफ़ी तेज़ी से। और उसके साथ जो संस्कृति का मुद्दा है, क्योंकि विकास किस लिए, विकास किसका, कैसा विकास, तो क्या हमारी पहचान खत्म हो जाएगी? क्या सारे लोग एक जैसे दिखने लगेंगे? क्या सारे घर एक जैसे हो जाएंगे? क्या सब लोगों
दुनिया एक हो जाएंगी। ये जो तमाम तरह की आशंकाएं स्थानीय समूह में विकास के साथ जुड़ती हैं, इन सारी चीज़ों को भी समेटते हुए, समझाते हुए कि सबकी अपनी अलग अलग, क्योंकि पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी जो तनाव की वजह रही है वो अपनी अस्मिता की पहचान का संकट। और ज़्यादातर अगर आप देखिए जनजातीय समूह में उनके जो आपस के कंट्रडिक्शन हैं, एक इलाके में रहने वाले लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारी जाति, हमारी भाषा खत्म हो जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं रविशंकर जी कि एक विश्वास का माहौल बनाना होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधरी है लेकिन आप आराम से नहीं बैठ सकते हैं, आपको और काम करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा विश्वास बहाल करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर राजीव हांडिक, आपके पास मैं आना चाहूँगा। अगर पोटेंशियल्स की बात की जाए नॉर्थ ईस्ट में तो कई तरह की संभावनाएं नज़र आती हैं, चाहे आप टूरिज़्म के लिहाज से बात करें या फॉरेस्ट का जो संपदा है नॉर्थ ईस्ट में उसकी बात करें, और जो लो कॉस्ट इनपुट एग्रीकल्चर की बात होती है कि जो इनपुट है वो उसकी कीमत कम हो। यहाँ फर्टाइल लैंड है, पानी काफ़ी है, चाय बागान से लेके कॉफ़ी से लेके धान तक सब कुछ पैदा हो सकता है, और आसियान कंट्रीज़ के साथ व्यापार की भी बात है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक तनाव की बात हो रही है। और मुझे मौका मिला नागालैंड में घूमने का, वहाँ पे मैंने देखा कि मौन ज़िले में जो कोन्याक गांव हैं, एक गांव दूसरे गांव की भाषा नहीं समझता, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे मुद्दे हैं। तो ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों कारण यहाँ पर रहे हैं, जो जातीय हिंसा जिसको कहा जाता है। आज की तारीख में आपका आकलन मैं अगर जानना चाहूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जो पोटेंशियल्स हैं, अगर उनको एक्सप्लॉइट करना है, यहाँ पर नौजवानों को बेहतर भविष्य देना है, तो क्या किए जाने की ज़रूरत है? ना, ऐसा तो कोई मतलब क्विक सॉल्यूशन तो है नहीं। जो बातें अभी तक हुई है वो ज़मीन का बात आया नहीं। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ज़मीन का प्रॉब्लम है, पहचान का प्रॉब्लम है और विकास का प्रॉब्लम है। रवि जी ने ठीक बताया कि विकास किसका लिए। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ होता है वो इन्वेस्टमेंट का, वो जो यहाँ का लोग है, नॉर्थ ईस्ट का लोग है, उनको उन तक कितना पहुँचता है, हाउ आर दे बेनिफिटेड, वो भी देखना पड़ेगा। अखिल रंजन दत्त ने जो बताया कि वो एक्सप्रेस हाईवे आप बना दिया और बीच में लोग आके बैठ गए, बैठने का बात नहीं है। ये भी बात है कि अब जो नेशनल हाईवेज है वो पास में जो झोपड़पट्टी रहता है ना, गाड़ी जाते देखते हैं लोग, दे डोंट, पार्टिसिपेशन नहीं है। जो विकास है किसी तरह से उसको पार्टिसिपेटरी करना पड़ेगा, टॉप्स डाउन नहीं, नीचे से। वी नीड ऑल्टरनेटिव मॉडल्स। ये मॉडल नहीं जो ऊपर से दिल्ली में बना के यहाँ देने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और हम लोग का जो कॉलोनियल जो अनुभव है वो बाकी राज्य से काफ़ी अलग है। वो काफ़ी प्रॉब्लम्स है, अभी समस्याएं हैं जो वो ब्रिटिश का ज़माने में शुरू हुआ, उसको वो स्ट्रक्चर से हम लोग को निकालना पड़ेगा। जी, थोड़ा अगर आप अगर थोड़ा इशारा कर सकें कि किस तरह से अलग एक्सपीरियंस है नॉर्थ ईस्ट का कॉलोनियल टाइम का, अगर आप जो बात कह रहे थे ना। बात यह है कि देखिए, जब ब्रिटिश लोग आए थे यहाँ तो काफ़ी ज़मीन पड़ा हुआ था, यहाँ का लोग थे, काफ़ी लोग थे, लेकिन वेरी डाइवर्स, लेकिन कम थे। पॉपुलेशन लो था, काफ़ी ज़मीन थे। उस समय इनको ये टी डिस्कवर हो गया। आप अगर कॉलोनियल रिकॉर्ड्स को देखेंगे आप तो आश्चर्य हो जाएंगे कैसे ज़मीन, मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स हेक्टर कैसे दे दिया गया कंपनी को। उस समय तो ब्रिटिश का वो साहब लोग थे, वो ज़मीन ले लिया। वो जो यहाँ का जो लोग थे उनसे मतलब वो छूट गया वो ज़मीन। फिर फॉरेस्ट पॉलिसी आया, बाकी जो ज़मीन थी वो काफ़ी फॉरेस्ट में चला गया। जिस ज़मीन से उसका नाता था, हिस्टोरिकल नाता, वो टूट गया। और अब जो प्रॉब्लम है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्पेस। वो ये लोग कहाँ जाए, और जिस जगह में इतना ज़मीन पड़ा हुआ था आज उस जगह में लैंड हंगर है। अब ज़मीन का लिए मतलब लोग कितना प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसका जड़ लेकिन उसमें है। सो उसका लैंड पॉलिसीज़ जो है
वो नई तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी का साथ वो पहचान का बात भी जुड़ा हुआ है। पहचान का बात वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसको भी देखना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें एक साथ देखना पड़ेगा। और जो विकास का, तो विकास अगर इफ इट वो नीचे से प्लानिंग हुआ, अच्छा से यूटिलाइज हुआ, क्योंकि देखिए ये जो 1000 करोड़ पैसा यहाँ पे खर्च किए जाते हैं, काफ़ी पैसा एक्चुअली चला जाता है यहाँ से। जी, मैं बिल्कुल उस पे हाँ, आऊंगा। वो और मैं पैसा आऊंगा। यहाँ जी, नहीं रहता। जी, प्रोफेसर हांडिक मैं आऊंगा, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रमन डेका साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो प्रोफेसर हांडिक ने कई बातें जोड़ी जो हमारे दर्शकों के तरफ से आई थी, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही कि ये बात सही है कि आप हाईवे बनाएंगे, विकास करेंगे, लेकिन जितना डाइवर्स सोसाइटी है नॉर्थ ईस्ट का, और अगर आप नागालैंड में जाएं, प्रदेश में जाएं, बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके अपने कस्टमरी लॉज हैं, तो बहुत तरह की विभिन्नताएं हैं, और नीचे से लोगों को इन्वॉल्व करके आपको विकास की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सिर्फ ऊपर से आप बहुत बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन क्या वो नीचे कन्वे हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो आप बताया ठीक है, ये नीचे कन्वे हो रहा है। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं होगा, पहले अरुणाचल से आने से कितना समय लगता था। आप सोचिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो आज MOS किरण रिजिजू जी है, भैरवकुंड से एकदम लगा हुआ है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो ईटानगर पहुँचने में 72 आवर्स चाहिए उसको। अभी एक इंस्टेंस हम बताता है। उसके बाद हम लोग ये रोड, आसाम पोर्शन में तो अभी रोड बन रहा है, ब्रिज बनेगा, वो तो 2 घंटा में गुवाहाटी पहुँच जाएगा, कनेक्टिविटी होगा। अरुणाचल प्रदेश में आप तवांग जाइए, तवांग में क्या कम्युनिकेशन पहले था और अभी कम्युनिकेशन कैसे फास्ट उसका रास्ता बन रहा है। तवांग बोलने से नहीं होगा ना। वी लॉस्ट 1962, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बोल के आज 62 में हम लोग लॉस किया है वार। अभी तवांग आप जाइए, जो एकदम बुमला है, बुमला तक रास्ता बन रहा है, लॉजिस्टिक आपका जा सकता है। और दूसरा बात, अभी सेला पास में जो दिया है, अभी चाइना हमारा, आप ये देखिए हमारा नेबर कौन है, चाइना है, और अरुणाचल पास में है, असम। वो सेप्टा तो हम बोलेगा नहीं। नेहरू साहब ने क्या बताया था, 1962 वार में तो असम को दे ही दिया था ना। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक कैसे ले जाएगा, अरुणाचल में लॉजिस्टिक कैसे जाएगा, यहाँ से लॉजिस्टिक कैसे जाएगा, रोड चाहिए रोड में। लेकिन आप जो बताया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सारी का लाइन में अंतिम लोग है, अंतिम गांव है, उसको जोड़ना है। और अंतिम गांव जोड़ने के लिए अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डबल क्या है, दोगुना क्या है। ओनली एक डिस्ट्रिक्ट का आप बताता हूँ, 470 किलोमीटर्स उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट, एक छार कॉन्स्टिट्यूएंसी में 470 किलोमीटर्स, दौरंग डिस्ट्रिक्ट मोर देन 300 किलोमीटर्स। ये क्यों बन पड़ा था यूपी के गवर्नमेंट में? अगर आप गांव को नहीं जुड़ेंगे और बोलेंगे कि डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, गांव को जोड़ने पड़ेगा। सैदिया दुला ब्रिज का हमारा रिपुन बरा जी बोला है, किसने बोला था आपको ख़त्म नहीं करेगा? ये अटल जी ने नींव दबाया था, आपको क्यों इतना साल लग गया? बॉगी बिल बनाने में इतना साल क्यों लग गया? 1962 में कितना ब्रिज था और अभी मोदी जी सरकार में कितना ब्रिज का उद्घाटन हो गया? जी, कई कदम उठे हैं। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा। अच्छा, बैम्बू का बारे में एक बात बताता हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। बैम्बू का 1926 का एक एक्ट है, बैम्बू को बोला है वुड है, ट्री है। जब साइंटिफिकली इट इज ए ग्रास, एलिफेंट ग्रास है, तो बैम्बू काटता है लोग, उसको परमिशन चाहिए, फॉरेस्ट का चालान चाहिए, ले जाने के लिए चाहिए। हम गांव में सवालकुशी का रहने वाला, पहले सब जो भूल पे लेके आता था बैम्बू ब्रह्मपुत्र से, वो लोग बोलता है कितना कष्ट है, फॉरेस्ट वाला ये करता है, वो करता है, इकोनॉमी सेंस करता है। 70 ईयर्स लग गया उसको ट्री को ग्रास करने के लिए। एक छोटा सा बात है, इकोनॉमी को सेंस कर सकता है बैम्बू को नहीं किया। इसके लिए क्या मोदी जी हैं? कौन था इतना सक्सेस गवर्नमेंट का? जी, मैंने बिल्कुल वही कहा कि कई सारे कदम आपकी सरकार ने भी उठाए हैं नॉर्थ ईस्ट को लेके, लेकिन जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, जैसे रिपुन बोरा साहब ने विजन 2020 की बात की,
और ये दिल्ली में आदेश दिया गया था सब मंत्रालयों को कि कम से कम अपने खर्च का 10% आपको नॉर्थ ईस्ट पे खर्च करना है, कोई ना कोई योजना बनानी है। और आपकी सरकार की तरफ से भी राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है कि उसमें वो खर्च जारी है लगातार। लेकिन एक बड़ी समस्या है, अब वो समस्या है या परसेप्शन है कि नॉर्थ ईस्ट में गवर्नेंस जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। जो पैसा नॉर्थ ईस्ट के लिए आता है वो ज़मीन पे जिन लोगों के लिए आया है उन लोगों तक नहीं पहुंचता है। ये तो राजीव गांधी ने बताया, 15 पैसा आता है, वहाँ 1 रुपया देता है तो यहाँ 15 पैसा आता है। ये बात तो राजीव गांधी ने बताया। और यहाँ किसका गवर्नमेंट था इतना साल? कांग्रेस का ही था। तो करप्शन हुआ तो कांग्रेस का टाइम में हुआ ना। मैक्सिमम टाइम हिल स्टेट में किसका गवर्नमेंट था? कांग्रेस का ही था। असम में किसका था गवर्नमेंट? कांग्रेस का ही था। तो 1 रुपया में 15 पैसा आया तो हमारा टाइम पे तो 15 पैसा करप्शन पर खर्चा नहीं हुआ, वो तो कांग्रेस का नहीं लेकिन गवर्नमेंट में इसको अगर पार्टी ये हम नहीं बोलते, ये माइंडसेट चेंज होना पड़ेगा। लेकिन हम और एक बहुत सिर्फ- इम्पोर्टेंट लेकिन रमन टेका जी, मैं जो पूछना चाह रहा था, आप इस बात को सुनिए। लाल किला में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है ये देश बनाने में सबका योगदान है, सब गवर्नमेंट को बोला है। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का ये बात नहीं बोला। हम बोलते हैं कांग्रेस का भी नहीं, आपकी बात जायज है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और राज्यसभा टीवी आज यहाँ पर इसीलिए मौजूद है कि पूर्वोत्तर राज्यों पर जो फोकस है भारत सरकार का भी, और आमतौर पर जो सुरक्षा की दृष्टि से सिर्फ हम पूर्वोत्तर को देखते हैं या इंसर्जेंसी की कोई खबर आती है तब हम देखते हैं, लेकिन हम ऐसे वक्त में और गुवाहाटी में हम ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों के क्या मसले हैं, कैसी संस्कृति है, क्या इश्यूज़ हैं, वो देश के बाकी लोग भी जाने एक दूसरे के। आपने सही बात कही कि अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो अपनी पहचान को बनाए रखते हुए भी आप दूसरी भाषाओं के बारे में, सभ्यताओं के बारे में जानते हैं और एक बेहतरीन सोसाइटी बनती है। लेकिन मैं रिपन बोरा जी आपके पास आना चाहूँगा। जो सवाल मैंने रमन डेका जी से पूछा था, बिना आप एक राजनीतिक दल के प्रेसिडेंट हैं, आप जाहिर है, लेकिन इनका जवाब भी हम देने होगा। जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपका मैं उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं उनका जवाब भी देने होगा। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि कौन बीजेपी जिम्मेदार है या कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन जो गवर्नेंस का सवाल है पूर्वोत्तर राज्यों में, राजनीतिक स्थिरता का जो सवाल है, वो एक बहुत गंभीर सवाल है। और ये परसेप्शन सिर्फ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका भी ये कहना है कि ज़मीन तक जितना पैसा केंद्र से आता है वो शायद लोगों तक नहीं पहुँचता। देखिए, जो मैं आपका ही जवाब देता हूँ, ये डेका साहब का बात से शुरुआत करता हूँ। जो लंबे समय कांग्रेस यहाँ में था सत्ता में, हिल स्टेट में हो या असम में हो, ये बात सही है, ये हकीकत है। लेकिन लंबा समय में कांग्रेस ने सारा नॉर्थ ईस्ट का विकास के लिए निरंतर प्रचेष्टा जारी किया है। आप देखिए, पहले ये नॉर्थ ईस्ट नहीं था, सारा असम एक था, कई इनएक्सेसिबल था, एक सपना। उसके बाद हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट को विकास के लिए सब स्टेट को अलग अलग स्टेटहुड दिया ताकि वो स्पीडी डेवलपमेंट हो सकता है। एक उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितना हिल स्टेट था, हिल स्टेट में जितना हिल डिस्ट्रिक्ट था और प्लेन में जितना ट्राइबल लोगों था, उनको स्पीडी विकास के लिए सब उनके लिए 6 शेड्यूल दिया, उनके लिए इसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया। ये 2 है। तीसरा बात है, 1971 में हमारा कांग्रेस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल फॉर्म किया ताकि नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा ये स्पीडी डेवलपमेंट हो। बाद में वो डोनर मिनिस्ट्री हुआ है, वो बात अलग है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट का जितना देखिए, असम का जो एजिटेशन चल रहा 6 साल, तो इसको शांति लाया असम एकॉर्ड से। उसके बाद मिजोरम का आप उग्रवादी का आप जानता है, एमएनएफ ने जो एजिटेशन चला रहा है, इंसर्जेंसी, उसको कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने 1986 में को एग्रीमेंट करके उसको शांति लाया। उसके बाद त्रिपुरा में आइए, त्रिपुरा में जो टीएनवी एक्सट्रीमिस्ट था, त्रिपुरा उपजाति नेशनल वॉलंटियर फोर्स, उनके साथ भी राजीव गांधी ने एग्रीमेंट करके त्रिपुरा का भी उग्रपंथी अभी हाल किया। उसके बाद नागालैंड में आइए,
नागालैंड का जो NSCN IM का जो शांति लाने के लिए सबसे पहला कदम तो कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव ने उठाया। एक मिनट, नरसिंह राव ने उठाया। नरसिंह राव के बाद अभी देखिए अभी ये देश बर्बाद हो रहा है। आप देखिए नरसिंह राव ने पहला कांग्रेस का प्रधानमंत्री ने नागालैंड का NSCN IM का सीज फायर किया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको फॉलो अप किया, उसका दिन में भी हुआ। उसके बाद 2001 में जो वाजपेयी गवर्नमेंट था उस टाइम ये क्या था जे NSCN का जो सीज फायर वो इसका असम तक उसको एक्सटेंशन कर दिया। तो ये हमारा रिपुन बोरा जी, हमारा कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ने उसको प्रोटेस्ट करके इसको बंद किया। जनता पार्टी की सरकार भी कोशिश कर रही है, मेरे को कहने दीजिए, मैं समिंग अप, मेरा मतलब है ये जो कांग्रेस पार्टी जो निरंतर, ये गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक दिन में नहीं होता है ये। और नॉर्थ ईस्ट का सिचुएशन सारा हिंदुस्तान सारा वर्ल्ड से अलग है। एक दिन में निरंतर प्रशंसा के साथ आज यही पोजीशन में नॉर्थ ईस्ट आया है। अभी धला सदिया का ब्रिज का वो बुला है, हाँ आमीन गांव ब्रिज का बुला है। ये कौन सा क्रेडिट है? जो सारा काम कांग्रेस ने किया, उन्होंने सिर्फ सोना लगाया, पेंट लगाया, सोना पेंट लगा के फीता काटने जी नहीं देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही रिपुन बोरा जी। जो पेंट लगा के फीता काट दिया और उन्होंने बनाया। रिपुन बोरा जी, अलॉटमेंट क्या अभी रमन डेका जी, जैसा आपने पहले कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश को बनाने में सबका कंट्रीब्यूशन है, और आपने कहा कि सरकार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप दोनों ही एक बात पर सहमत हैं और जो शायद सबसे सही बात है। मैं आप दोनों अपने अपने राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर है कि आप अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस बताएंगे। एक बार फिर आप लोगों की जी आपको हमारा सांसद का बात जब सुनते हैं तो रोमन डेका जी का रेफरेंस पॉइंट है मोदी जी, और रिपुन बोरा साहब का रेफरेंस पॉइंट है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो यही हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी हमारा विकास का जो आर्ही है, जो मॉडल है, वो तो पहले प्लानिंग कमीशन का था, अभी नीति आयोग का है। तो अभी थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, अभी साउथ ईस्ट एशियन हो रहा है। यहाँ का डेवलपमेंट के लिए साउथ ईस्ट एशियन मॉडल चाहिए। तो हमारा प्रॉब्लम ये है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अपना मॉडल हो नहीं सकता है क्या? इसका जो डाइवर्सिटी है, हाईवे तो बन जाएगा, एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगा, लेकिन उसके साथ एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम है, रिहेबिलिटेशन का जो प्रॉब्लम है, और फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है उसका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इंप्लीमेंट करके उनके लिए जो रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, ये जितना सारा इश्यूज है उसमें जितना ध्यान देना चाहिए वो इतना ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारा मानना ये है, सरकार जो कर रहा है तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन किसके लिए ये डेवलपमेंट है? जैसे मैं एडवांटेज असम के बारे में बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग आया, जैसे NRL आया, NRL असम का है, असम में है, वो बोलता है 3,400 करोड़ विल इन्वेस्ट हियर। तो उनके लिए तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए ना, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट उनके लिए तो नहीं चाहिए। तो मेरा मानना है जो विकास के बारे में बोल रहा है वो विकास ना दिल्ली से ना साउथ ईस्ट एशियन से, विकास का केंद्र तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया होना चाहिए। उनका एनवायरनमेंट है, उनका जो कल्चर है, तो हाईवे बनेगा, लेकिन साथ साथ उनका जो रिहेबिलिटेशन है, उनका लाइवलीहुड है, उनका संस्कृति है, उसको पूरा ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और राजीव भांडिक, आपको जोड़ना चाहेंगे जो इन्होंने कहा है? जी ना, देखिए वो जो विकास का बात बोले हैं ये सारा सिक्योरिटी सेंट्रिक था। वो असम, नॉर्थ ईस्ट, वो बफर जोन जैसा उसको ट्रीटमेंट मिला था, मिल रहा है अभी भी। एक थोड़ा ये हो रहा है परिवर्तन कि हो सकता है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ये दरवाज़ा खुल जाए, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का जो एक्टिव पॉलिसी है ये तो नॉर्थ ईस्ट का बिना तो हो नहीं सकता, इसीलिए क्योंकि हम लोग का जो कनेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट का लोगों का जो कनेक्शन है साउथ ईस्ट एशिया से, ये तो हिस्टोरिक है, सिविलाइजेशनल है, उसको तो लेना ही पड़ेगा। सो ये लुक इसमें हम लोग को लग रहा था, देयर वाज अ परसेप्शन कि कलकत्ता से चल रहा है, ये अभी आके गुवाहाटी पहुंचा है, इट इज़ गुड थिंग, ये अगर खुल जाए तो ठीक है। लेकिन वो जो सिक्योरिटी सेंट्रिक जो मैंने बताया, उससे उभर के आना पड़ेगा। और अभी जो डेफिसिट है, एक तो है आपका ट्रस्ट डेफिसिट, हम तो देख ही रहे हैं
ट्रस्ट डेफिसिट है, एक तो है परसेप्शन का भी डेफिसिट है, और सब मिला के, मैं तो यूनिवर्सिटी से आया हूँ, एक नॉलेज का भी डेफिसिट है। अब हम लोग बोल रहे हैं फिजिकल कनेक्टिविटी का, वो जो हृदय का जो कनेक्टिविटी है, जब एक नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टूडेंट दिल्ली में जिसको छेड़ता है, कभी कभी न्यूज़ में आता है, तभी सब खत्म हो जाता है। इसीलिए बात यह है कि देखिए, टेक्स्ट बुक में नॉर्थ ईस्ट का कितना है, एनसीईआरटी का बुक में अब किताब में कितना नॉर्थ ईस्ट का बारे में जानते हैं ये लोग। तो इसीलिए ये जो डेफिसिट्स हैं, ट्रस्ट डेफिसिट, परसेप्शन डेफिसिट और नॉलेज डेफिसिट, इसको भी पूरा करना पड़ेगा साथ ही साथ। प्रोफेसर हांडिक, एक साथ आने से राज्यसभा टीवी की इसी कोशिश के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में देश को पता चले, सरकार यहाँ के लिए क्या कर रही है और नॉर्थ ईस्ट में किस तरह की संभावनाएं हैं, यहाँ के लोगों की क्या अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं और वो कैसे पूरी हो सकती हैं। मैं फिर लौटूंगा आपके पास। रविशंकर जी, आप जो प्रोफेसर हांडिक कह रहे थे और वहाँ से भी प्रोफेसर दत्ता से भी ये बात आई, रमन डेका साहब भी कह रहे थे कि जो आसियान कंट्रीज़ के साथ व्यापार की बात है वो ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ एडवांटेज के नज़रिए से आप नहीं दे सकते, क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ आप लगे हुए हैं तो उसके कई डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या आप मानते हैं ये बात कि कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट के? बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं के 3 तरफ दूसरे देश हैं, और जब भारत का विभाजन हुआ और उसके बाद जो पूर्वोत्तर है वो शेष भारत से इस तरह से कट गया, जैसे सर इधर है और बीच में गले के आकार का बाकी धड़ शरीर के साथ जुड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट। और हमारे लिए दिल्ली से माल मंगाना या बॉम्बे को माल भेजने से ज़्यादा सस्ता और आसान है कि हम सीधा बांग्लादेश से, ढाका से हम कारोबार करें, हम रंगून से कारोबार करें, हम अपने नेपाल या भूटान के साथ अपने व्यापार संबंध को बढ़ाएं, या भले ही चीन के साथ हमारी कटुता बनी हुई है, लेकिन अगर हमारा चीन के साथ व्यापारिक संबंध हो या थाईलैंड के साथ हो, लाओस के साथ हो, जो एशियन कंट्रीज हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा सुविधा है। हमको जितनी दूर यहाँ से बॉम्बे उड़ान भरने में लगती है, उतनी दूर हम यहाँ पर लाओस या हम बैंकॉक पहुँच सकते हैं और हम अपना संबंध, कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। बावजूद इसके ये तो, लेकिन चूँकि वो दूसरा राष्ट्र है, उसकी व्यापार सीधा हम कर नहीं सकते हैं, कई औपचारिकताएं हैं, कई बाधाएं हैं। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो नॉर्थ ईस्ट का है वो ये है, जब प्याज महंगा हो जाता है तो पता चलता है कि पड़ोसी देश म्यांमार में जो प्याज 20 रुपया में मिल रहा है, वो प्याज हम गुवाहाटी में 80 रुपये में ले रहे हैं। हम सीधा वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमको लाना है वहीं से, नासिक से लाना है, भोपाल से लाना है, पटना से लाना है। तो ये अगर इसमें छूट हो, इस तरह से व्यापारिक संबंध बनाए जाएं कि हम, और जो उस दिशा में जो बात की जा रही है आसियान देशों के साथ, लेकिन इसके साथ पूर्वोत्तर में अगर एक माहौल बनाए रखना है तो पूर्वोत्तर जो अपनी विविधता है, चाहे वो सांस्कृतिक विविधता हो या पर्यावरण की विविधता हो, इन विविधताओं को भी बचाए रखना होगा, क्योंकि यही विविधता पूर्वोत्तर की पहचान भी है। अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं कि इतने छोटे से इलाके में इतनी सारी विविधताएं, कपड़े की बात करें, खान पान की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो देश में कहीं नहीं मिलती है। तो इसको भी बचाए रखना होगा विकास की इस दौड़ में। रमन डेका जी, कार्यक्रम का समय ख़त्म हो रहा है। बहुत संक्षेप में जो बातें इस दौर में आई हमारे चर्चा के, उसमें कई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लोगों को भरोसे में लेना होगा, यहाँ की विविधता को ध्यान में रखना होगा, और यहाँ के जो नौजवान हैं या यहाँ जो उद्यमी हैं, आप निवेशक बुलाएं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, वो अपना काम धंधा कर पाएँ, उस पर भी फोकस होना चाहिए। और जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अगर आसान हो जाए व्यापार करना या आना जाना, कनेक्टिविटी, तो फ़ायदा होगा नॉर्थ ईस्ट। सबसे जो बड़ा बात है एम्प्लॉयमेंट देने का, और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए स्किल इंडिया का अंदर आज हर डिस्ट्रिक्ट में स्किल इंडिया का सेंटर खुला है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र प्राय डिस्ट्रिक्ट में खुला है। हमारा डिस्ट्रिक्ट में उदालगुड़ी में हुआ रहा है, मंगलदोई में है, छिपाजार में है। हम लोग ट्रेन लोगों को क्या है, क्योंकि लोगों को जब तक ट्रेन नहीं करेगा, हाथ में कोई विद्या नहीं होगा, वो काम नहीं कर पा सकता। आजकल जो
वाइट कलर जॉब बहुत कम है। एक इंस्टेंस आपको हम देते हैं, हमारा 132 करोड़ का ये देश है। पेरू से बहुत लोग आता है। पेरू कितना दूर है? बहुत दूर है। फिर इसको पता लगाया हम लोग, सुषमा स्वराज जी ने एक बार बताया क्यों पेरू से इतना लोग आता है। वो पता लगाया तो जो बड़ा बड़ा क्रेन होता है, जो क्रेन से सामान नमाता है पोर्ट में और जो रास्ता ड्रिल करता है, उसका जो ड्राइवर है 132 करोड़ का देश में नहीं है। उसको ट्रेन करना है, हमारा लोगों को पास ट्रेन करना है, लिवलीहुड देना है सबको रेस्पेक्टफुल अर्निंग। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? स्कूल ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है। ये दोनों के लिए कभी सुसाई नहीं है। अच्छा, वो लोग को नौकरी मिलेगा क्या? हाथ में अगर स्किल नहीं होगा। आज रंग देने में भी आपका घर पे अगर एक रंग देने वाला मिस्त्री आप मांगेगा, वो स्किल है क्या नहीं आप सोचेगा। गुवाहाटी में एक इंस्टेंस देता हूँ, ओनली 22 प्लम्बर्स सर्टिफाइड प्लम्बर्स है। एक प्लम्बर्स हमारे पास काम किया था, हम उसको बोला जो तुम्हारा तो नॉलेज बहुत है भाई, तुम कैसे इतना नॉलेज है? बोले हम सर्टिफाइड है, हम IITI से प्लम्बर कोर्स किया। हम बोला कितना है तुम लोग का एसोसिएशन में? वो बोला 22 है, ओनली 22 लाख पॉपुलेशन है, 22 माने सर्टिफाइड प्लम्बर है यहाँ। बाकी तो आप जो ये कह कहते रहे हैं हैं तुम कि उसको ट्रेन करने पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट पर आपका फोकस है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर स्किल्ड लोग होंगे तो उनको रोजगार मिलना आसान होगा और उद्यमी जो हैं उनको भी बढ़ावा मिल सकेगा। एक आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं जी, अपना नाम मुझे बता दीजिए पहले। प्रजापति नंदन बरुआ है मेरा नाम। आज से 60 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि नॉर्थ ईस्ट का जो है वो अष्टलक्ष्मी है, यहाँ पे ऑर्गेनिक हब बनाएंगे, ऐसे बोला था इलेक्शन में। बिल्कुल। लेकिन आज 60 साल हो गया, एग्रीकल्चर कोई डेवलप हमने तो अभी तक देखा नहीं, ना इरिगेशन में देखा, ना हॉर्टिकल्चर में देखा, ना ही कोई सेरिकल्चर में देखा। और जो गाँव का आप जैसे जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो इकोनॉमी है वो 70% एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमी है, लेकिन गाँव में अभी तक कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा नहीं। हम भी गांव से जुड़े हुए हैं, अभी तक कुछ देखा नहीं। मैं रमन डेका से पूछना चाहूँगा, क्या एक साल में कुछ कर पाएंगे ये लोग? ऑर्गेनिक में सिक्किम तो पूरा ऑर्गेनिक प्रदेश हो गया अष्टलक्ष्मी का पूरा। आसाम में भी आज KVK का जो कृषि विकास केंद्र है, उससे द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड दे के वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए लोगों को बहुत उत्साह दे रहा है। सबको आसाम में बहुत पुअर है क्योंकि लोग आगे नहीं बढ़ रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड लेने के लिए हम लोग मीटिंग में बोलता हूँ, जब आप लेके आइए, सॉइल लेके आइए, KVK में दीजिए और उसमें क्या आपको सार चाहिए वो उसी सार को यूज़ करिए। लेकिन बहुत लोग कम आ रहा है। नलबाड़ी में कोशिश हो रहा है, उडलगुड़ी में कोशिश हो रहा है, यहाँ रानी में कोशिश हो रहा है, तेजपुर में हो रहा है, सब जगह में जो KVK है कोशिश हो रहा है। वो जो फार्मर्स को अवेयरनेस बहुत कम है, उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आप लोग का भी मदद चाहिए, हम लोग भी कर रहे हैं। जी रिपुन बोरा जी, आखिरी कमेंट आपका संक्षेप में कि पूर्वोत्तर भारत जो है, आपने यहाँ पर लोगों को सुना कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, यहाँ की विविधता को समझने की ज़रूरत है, यहाँ के कल्चर को समझते हुए लोगों की पहचान बनी रहे, और उसके साथ साथ विकास की नीतियाँ बनाई जाएं। और जब तक उस सवाल को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक विकास शायद उतना आसान नहीं होगा। नहीं, ये तो बात सही है। तो हमारा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ का विभिन्नता का बहुत अच्छा से समझता था, इसीलिए तो हर लोगों को ऑटोनॉमी देने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया। हर लोगों को, हर कम्युनिटी को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी देने के लिए कई सारे योजना लिया और बहुत कुछ हुआ और कुछ होने का बाकी है। तो इसीलिए इसके लिए मेरा सुझाव यही है, जो गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का दो बात होना चाहिए। एक तो होना चाहिए कमिटमेंट, और पॉलिटिकल भावना के लिए बोलना नहीं चाहिए। जो लेता है, जो नारा लगाता है, जो लोगों को गुमराह करने के लिए, सपना दिखाने के लिए, ये पॉलिटिकल भावना से बोलना नहीं चाहिए, उसको सिंसियरिटी होना चाहिए, तो तब इसको हमारा विकास होगा। अभी देखिए, मैं दो उदाहरण देता हूँ। जैसे रमन डेका साहब ने बोला जे स्किल इंडिया, हाँ देखिए ये तो बहुत अच्छा स्कीम है, लेकिन हकीकत क्या है, स्किल इंडिया में जो लड़का लोग, अनएम्प्लॉयमेंट लोग को ट्रेनिंग मिला है,
ट्रेनिंग मिला है, ट्रेनिंग लिया है, लेकिन बैंक से उनको अभी तक कुछ लोन नहीं मिला है। उनको अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जी रिपन बोरा साहब, मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आपने कम से कम ये माना कि एक कदम आगे बढ़े हैं, स्किल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अगर उनको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है तो वो उद्यमी बन पाएंगे, अपना रोजगार शुरू कर पाएंगे। अगर सरकार उनको नहीं रोजगार दे सकती, कम से कम अपना काम वो शुरू कर सकते हैं। उस दिशा में शुरुआत हुई है। सरोकार का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आखिर में हम इतना ज़रूर कह सकते हैं, जो प्रोफेसर राजीव हांडिक ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि कितने टेक्स्ट बुक्स में पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, यहाँ की संस्कृतियों के बारे में, यहाँ की विविधताओं के बारे में देश के बाकी राज्यों में पढ़ाया जाता है। अगर मुझे सही से याद है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक एपिसोड में ये बात कही थी कि जो जितने भी राज्य हैं वो कम से कम किसी एक राज्य की कोई एक भाषा सीखने या पढ़ने की कोशिश करें। इससे देश को समझने और जानने में बहुत आसान होगा। जहाँ तक पूर्वोत्तर का सवाल है, यहाँ पर बहुत विविधता है, बहुत रिच कल्चर है और अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं और भाषाएं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हैं। तो यहाँ की विविधता को समझे बिना यहाँ का विकास शायद उतना आसान साथ में नहीं ये होगा। जोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री का जो मन की बात बोला है ना, उसमें ये भी आप जोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री का मन की बात हम सारा लोग सुन रहा है, लेकिन हमारा मन की बात भी प्रधानमंत्री भी सुनना चाहिए। जी, और रिपन बोरा साहब ने जो कहा कि प्रधानमंत्री इनके मन की बात भी सुने और लोगों के मन की बात भी सुने, लेकिन हम राज्यसभा टीवी की यही कोशिश है कि प्रोफेसर राजीव हांडिक की जो शिकायत थी कि भारत के कितने राज्यों में पूर्वोत्तर के बारे में बताया जाता है या पढ़ाया जाता है, हमारी यही कोशिश है कि राज्यसभा टीवी के जरिए से कम पूर्वोत्तर राज्य, उनमें किस तरह की संभावनाएं हैं, वहाँ किस तरह की चुनौतियां हैं और उनके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, कैसे यहाँ का विकास हो सकता है और किस तरह से यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता आ सकती है। और यहाँ इस बहस से ये भी बात निकली कि पूर्वोत्तर राज्य को सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से देखना बंद करना होगा, बल्कि विकास की दृष्टि से देखना होगा। और अभी जो उम्मीद बंधी है कि आसियान देशों के साथ व्यापार के रास्ते खुलेंगे और यहाँ के जो सभ्यताओं के रिश्ते, जैसा कि इस चर्चा में भी आया कि सभ्यताओं के रिश्ते हैं पड़ोसी देशों के साथ, वो व्यापार बढ़ेगा और यहाँ पर रोजगार के ज़्यादा अवसर होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार। आप सारे मेहमान हमारे साथ समय निकाल कर शामिल हुए, आप लोग भी अपना काम छोड़कर सरोकार में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।